नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हुए हैं। भारतीय बाजार ने आज क्या कमबैक किया है? पिछले कई सेशंस के कंसोलिडेशन, गिरावट, डेंट, फ्रिक्शन जो भी कह लीजिए, उसके बाद अब हम देख रहे हैं आज मार्केट में अच्छा खासा एक्शन है और एक्शन के साथ साथ पॉजिटिव न्यूज फ्लोज ढेर सारे आ रहे हैं। शुभांशु शुक्ला का तो सभी को इंतजार है ही और सारे के सारे न्यूज फ्लोज इससे जुड़े हुए भी लगातार कल से ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश ये भी जारी है कि शुभांशु शुक्ला से भी हमारी बातचीत हो। उम्मीद रखेंगे कि उनसे जल्द से जल्द ईटी नाउ स्वदेश बातचीत कर पाए। लेकिन हाँ, भारतीय बाजार की दिशा की अगर बात करें, बढ़िया एक्शन के साथ इस वक्त ट्रेंड करते हुए मार्केट्स, चाहे बेंचमार्क्स हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर तरफ हरियाली। 25,200 के नजदीक इस वक्त निफ्टी करीब 100 अंकों की बढ़त पर ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बदौलत हम देख रहे हैं काफी अच्छा एक्शन। एडवांस डिक्लाइन का रेशियोज, एब्सोल्युटली एडवांसेस का पलड़ा जो है वो भारी है। 2,698 एडवांसेस के सामने महज 1,475 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। तो मार्केट का मूड माहौल तो काफी अच्छा है। आज सुबह ही हम ये कह रहे थे कि मंगलवार की सुबह क्या भारतीय बाजार के लिए मंगलमय होगी? मंगलमय तो नजर आ रही है। आने वाले 1.5 घंटे में हमारे पास आपके लिए क्या कुछ है खास, वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ऑन द शो क्या है आपको बताते हैं। चंद मिनटों में आपके लिए एफएनओ की स्ट्रैटेजी, मार्केट को देखते हुए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर फोकस रहेगा। ये हम आपको बताएंगे एफएनओ स्ट्रैटेजी में। मार्केट चेक के साथ साथ एफएनओ की स्ट्रैटेजी भी देखिएगा जरूर। क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस पर होगी नजर। ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर हमारा ये खास सेगमेंट, जहां पर ऑप्शन की एक दमदार रणनीति हम आपके लिए लेकर आएंगे। मार्केट एट 3 में एक्सचेंजेस पर जो न्यूज फ्लोज आ रहे हैं वो सारे कैसे हैं, वो सब कुछ 3 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेने की कोशिश 3:10 से 3:15 बजे तक, और साथ साथ इवेंट्स टू वॉच आउट, ट्रिगर्स कौन से, ये जानना भी बेहद जरूरी है क्योंकि रिजल्ट सीजन का आगमन हो चुका है और कई सारे इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर। गिरावट थी, वो थम चुकी है। निफ्टी 25,200 के पास है। उम्मीद यही करके चलते हैं कि 25,200 के लेवल्स के पार आज क्लोजिंग दिखे तो फर्दर मोमेंटम जो है बूस्ट अप होता हुआ नजर आएगा और मार्केट को एक डायरेक्शन एटलीस्ट मिल जाएगा। बैंक निफ्टी 250 अंकों की बढ़त के साथ 57,000 के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ, 56,974 टू बी प्रिसाइज। 200 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज। बैंक्स फाइनेंशियल्स के नतीजों का भी इंतजार है। नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने फेयर अप किया है। पीएसयू साथ ही प्राइवेट बैंक स्पेस। ऑटो क्षेत्र में ऑटो की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती हुई है। हीरो मोटर कॉर्प में 4.5% की बढ़त है। तो निफ्टी के टॉप गेनर में शुमार है ये स्टॉक। बढ़िया तेजी के बीच 4,433 के लेवल्स पर। आगे बुलेटिन में एक्सपर्ट से जानते हैं इन स्टॉक्स पर करना क्या चाहिए। वहीं फार्मा शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी है। सन फार्मा न्यूज फ्लोज के चलते बढ़त दिखाते हुए, लेकिन फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में काफी अच्छा और बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। आज सुबह इसे सन फार्मा के स्टॉक में करीब 3% की तेजी हम देख रहे हैं। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स से कोई फियर नहीं है, 11.5 के करीब है। 3% से ज्यादा की गिरावट है, 4% की गिरावट, विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। फियर इंडिकेटर का बढ़ना जो है वो कंसर्न होता है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल कंफर्ट लेवल के आसपास ट्रेंड करता हुआ, तो वहां से भी रिलीफ के पूरे साइंस। बाजार में 4 सत्र की कमजोरी के बाद तेजी लौट आई। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है और जो गेन्स है वो आधे % से कम पे कैप्ड है। हालांकि 25,200 का आंकड़ा बहुत ही क्रूशियल आंकड़ा निफ्टी ने पार किया था इंट्राडे में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के आसपास ही होवर कर रहा है और स्ट्रेंथ बरकरार है। 200 अंकों की तेजी फिलहाल आपको दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी आज के सत्र में है बेहतर। लेकिन मानसी, आज के हरियाली के बीच में बताइए कहां पर तेज एक्शन है, कौन से शेयर अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं या फिर गिर रहे हैं? अभिषेक, सही कहा आपने। अच्छी रफ्तार से चलने वाले स्टॉक्स भी हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कमजोरी के साइंस भी हैं। ऑल इन ऑल मार्केट का टेक्सचर तो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे में भी नतीजों का असर जो है लगातार स्टॉक्स पर पड़ता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। HCL टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क, रैलिस इंडिया, ये सारे स्टॉक्स रिजल्ट वाइज इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। देखिए, HCL टेक्नोलॉजीज पर सारी की सारी नजरें थी। TCS के नतीजे जब आए उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर से एक्सपेक्टेशन थी, मिले जुले कुछ खास नंबर्स नहीं थे, तो 3% की गिरावट वहां पर। तेजस नेटवर्क भी नतीजों के बाद करीब 7% फिसलता हुआ। फिसड्डी ऑफ द डे इस कैटेगरी में हमने आज सुबह ही से डाला था। और रैलिस इंडिया
आज के लिए बिग एक्शन खिलाड़ी स्टॉक ऑफ द डे करीब 3% की तेजी, हर लिहाज से नतीजे काफी अच्छे, घाटे से मुनाफे में आती हुई कंपनी और इसी के चलते हरे निशान के साथ दिन की शुरुआत से इस स्टॉक में मजबूती है। 364 के लेवल्स पर ये स्टॉक में कामकाज। मास फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी नजर रखिएगा क्योंकि एक डील होती हुई दिखी। 1.1% इक्विटी के बड़े सौदे की खबर आई है मास फाइनेंशियल में, जिसके चलते ये स्टॉक जो है फोकस रेडार पर 3.5% की तेजी के साथ स्टॉक में इस वक्त कामकाज। अच्छा, फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी खासी तेजी है। एग्री रिलेटेड थीम जो है वो तूल पकड़ रही है क्योंकि सीजनलिटी फैक्टर, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, फैक्ट, आरसीएफ, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए करीब 3-3.5-4% की तेजी दिखा रहे हैं। फैक्ट में तो करीब 8% का इजाफा भी इस वक्त आप देख पाएंगे। साथ साथ फार्मा शेयरों में भी अच्छी खासी तेजी है। सन फार्मा न्यूज फ्लो के चलते चल रहा है, लेकिन उसके इतर भी हम देखेंगे बायोकॉन, नैटको फार्मा जैसे स्टॉक्स हैं, लेबोरेटरी स्पेस वाले स्टॉक्स हैं, हॉस्पिटल, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। ऑल इन ऑल ये सेगमेंट जो है वो भी काफ़ी हद तक एक्शन पैक कामकाज इस वक्त दिखाते हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटो बिक्री के आंकड़े तो आ चुके हैं। उसके बाद ऑटो सेक्टर में हमने एक साइडवेज मोमेंटम देखा था, लेकिन ऑटो की रफ्तार जो है वो भी बढ़ती हुई दिखी। हीरो मोटर कॉर्प में अच्छा एक्शन है। रियल एस्टेट में अपसाइकिल का ट्रेंड जारी है। शोभा लिमिटेड, शोभा डेवलपर्स 5.25% की तेजी के साथ, और बीएसई लिमिटेड येट अगेन एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, ये कल से ही चल रहे हैं। आज भी बीएसई लिमिटेड में अच्छी खासी तेजी के बीच जो 2534 के लेवल्स, 3% के गेंस। सो सारे स्टॉक्स हैं। एक हाथ आईटी सेक्टर और तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक्स को अगर छोड़ दीजिएगा तो अच्छा खासा एक्शन इस वक्त मार्केट में स्टॉक वाइज तो देखने को मिल रहा है। सेक्टर वाइज और साथ ही इंडेक्स वाइज भी बाजार का एक्शन जो है वो काफी अच्छा है। हालांकि निफ्टी बैंक को इस वक्त देखेंगे 56,970 के लेवल्स पर ऊपरी स्तरों से थोड़े से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, इतनी तेजी और अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देख तो चुके हैं हम, और साथ ही निफ्टी भी अगर देखेंगे 25,200 के नजदीक तो खड़ा ही है। अभिषेक, आप बताइए स्ट्रैटेजी वाइज इंडेक्स पर इस वक्त रणनीति क्या बन रही है, क्योंकि काफी दिनों की कंसोलिडेशन, साइडवेज मूव्स के बाद बाजार ने आज एक तेजी की चाल पकड़ी है। हाँ मानसी, देखिए तेजी की चाल तो पकड़ी है और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि 4 दिन से लगातार गिरावट हो रही थी, तो एक रिलीफ बाइंग आज के सत्र में हुई है। लेकिन बाजार अभी भी ना ऊपरी स्तर पर टिकने में थोड़ा मशक्कत कर रहे हैं। वैसे अच्छी बात आज ये रही कि जो एचसीएल टेक के नतीजे आए, हालांकि हमने पहले कहा था कि बाकी शेयर रिएक्शन दे चुके हैं, एचसीएल टेक सिर्फ अपने नतीजों के चलते गिरा है और बाकी आईटी में आज थोड़ी तेजी हुई है। हालांकि इंडेक्स लेवल पर 0.3% की ही बाइंग है, लेकिन थोड़ा सा ना ये क्या बाजार की गिरावट थम गई है, क्या तेजी की शुरुआत हो गई है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट हम कौन से लेवल का करेंगे? देखिए 25,400 के एक क्रूशियल सपोर्ट को निफ्टी ने ब्रेक किया था। जब तक उसके नीचे है तो बाजार में अब थोड़ा सा ना बहुत एक्साइटमेंट नहीं देखेंगे, और अगर उस लेवल को पार कर लेता है अगर निफ्टी, तो फिर मान के चलेंगे कि फिर एक तेजी के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक थोड़ा सा बाजार हम देखने की एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखेगा। जो संकेत आज हैं, आप देखिए कुछ पैक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज आप देखेंगे सिलेक्टिव फार्मा में अच्छी बाइंग हो रही है, ऑटो शेयर बढ़िया चल रहे हैं, और आप हीरो मोटो की लीडरशिप देख रहे हैं आज के सत्र में, और निफ्टी ऑटो के 15 में से 14 शेयरों में आज मजबूती है। टैरिफ वाले टेंशन को तो यूरोपीय बाजारों ने भी खारिज कर दिया है, तो हम भी अब टैरिफ वाली चीजों से आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मे भी 1-2 सत्र थोड़ा सा रिएक्शन आए, अगर कुछ नेगेटिव आता है तो, पॉजिटिव आया तो तब तो बाजार एक रफ्तार दिखाने के लिए तैयार होगा। लेकिन जो बड़े ट्रिगर्स हैं, अगेन एंड अगेन मैं वही कहूंगा कि वो नतीजे हैं। यहां से अगर 3-4 बैक टू बैक अगर बड़े नतीजे आते हैं ना, तब तो बाजार एक तेजी के लिए निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगा। आज 25,200 के अहम रेजिस्टेंस को पार किया है। देखते हैं कि क्या क्लोजिंग उसके ऊपर होती है, लेकिन अभी स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक बाजार में रहने का समय है। अब 1.5 घंटे का सत्र जो शेष है, तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल है थोड़ा सा ऊपर आ गया है, 25,000 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,300 का रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए फिलहाल दिख रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, सुबह भी हम कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी बैंक को बाय ऑन डिप कीजिए। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है निफ्टी बैंक का, बस ये है कि आगे कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं इस वीक में। एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ जाएंगे, तो थोड़ी क्लैरिटी निफ्टी बैंक को लेकर और आ जाएगी। और देखिए थोड़ी मोड़ी क्लैरिटी तो है कि नतीजे आएंगे कैसे, क्योंकि जो तिमाही अपडेट आए थे जून के, वहां से पिक्चर अच्छी दिखी थी बैंकों के लिए। तो बैंकिंग में कन्विक्शन पहले भी था, कन्विक्शन अब भी है। आज हमने देखा कि
57,000 का लेवल पार किया था इंट्राडे में। और फिलहाल के लिए देखें तो 56,800 एक सपोर्ट का लेवल है, 57,200 रेजिस्टेंस का लेवल है, 400 पॉइंट के रेंज फिलहाल के लिए है ये। लेकिन कोई करेक्शन अगर आए निफ्टी बैंक में तो डेफिनेटली बाइंग वहां पर करनी है। निफ्टी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रक्चर बेहतर निफ्टी बैंक का है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं और रुचित जैन हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। शुरुआत रुचित जी आपसे करना चाहेंगे, आप जरा बताइए बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है और निफ्टी में अभी क्या ट्रेड करें आपके हिसाब से? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल आई थिंक मार्केट्स अगर देखें तो ब्रॉडली ट्रेंड मार्केट्स का थोड़ा कंसोलिडेशन का है, जिसे हम टाइम वाइज करेक्टिव फेज भी कहते हैं। अगर आप ये पूरा फर्स्ट हाफ, आज 15 जुलाई है, अगर पिछले 15 दिनों में देखें इस महीने में, तो नो निफ्टी ने 25,500 25,600 के आसपास से करेक्शन होके 25,000 के आसपास के लेवल्स देखे। और ये 25,000 का लेवल काफी अहम सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के नजरिए से, क्योंकि यहाँ पे 40 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। और अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखिए तो 25,000 के पुट ऑप्शन में भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्टअप है, जहाँ पे नो ऑप्शन राइटर्स की पोजीशंस है। तो सभी नो जो इंडिकेशंस है वो यही है कि 25,000 के आसपास मार्केट्स में एक सपोर्ट है। और क्योंकि वो सपोर्ट एंड के आसपास हम आज सुबह थे, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि वहां से थोड़ी बाइंग वहां पे दिखी है। सो ब्रॉडली में लगेगा मार्केट इसी रेंज में रहेगा, जहाँ पे 25,000 से 25,100 फिलहाल एक सपोर्ट रेंज रहेगा। और ऊपर आपको 25,350 से 25,400 ये एक रेजिस्टेंस दिखेगी। और हम कोई बड़े डायरेक्शन मूव इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मार्केट्स में। सो रणनीति यही रहनी चाहिए कि जब भी आपको सपोर्ट के आसपास मिले डिक्लाइंस में, तो वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढे। आई थिंक 25,100 150 ये एक बाइंग रेंज रहनी चाहिए निफ्टी में, मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और 25,000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखा के अगर नियर टर्म का व्यू रखते हैं, तो पॉसिबल हम फिर से एक 25,350 तक के पुल बैक मूव देखने हमें मिल सकते हैं। मार्केट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। मार्केट का टेक्सचर तो अच्छा नजर आ रहा है और अंडरटोन हमारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से भी इस वक्त बुलिश है। लेकिन ये तो इंडेक्स पर रणनीति हो गई। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की तरफ अब बढ़ते हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? शुरुआत आपसे करेंगे। आप सभी को गुड आफ्टरनून। सो क्लोजिंग जो रिकमेंडेशन है हमारे, वो बाय के साइड के हैं। हमें भी लगता है कि 25,000 24,900 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो पेट्रोनेट है। यहाँ पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ साथ एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। आज पेट्रोनेट ने अपने 50 DMA लेवल को भी रिक्लेम किया है और जो फॉर्मेशन है काफी बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है डेली के चार्ट पर। तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमें आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो समय इसमें हमारे जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं, वो निकल कर आ रहे हैं 339 के। और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 299 का। सेकंड जो स्टॉप लॉस है, सेकंड जो हमारा रिकमेंडेशन है वो है बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व में निचले स्तर से हमें तेजी देखने को मिल रही है डेली के चार्ट्स पर। और यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन भी नजर आ रहा है। तो टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 1980 से 990 के जून के आसपास, तो वही इसका स्टॉप लॉस भी है। तो मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक इसमें हमें एक आने वाले समय में ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तो जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव साइड की है। इसमें जो हमारे जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2150 के, और निचले स्तर पर हमें 1985 का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, बजाज फिनसर्व और दूसरा जो शेयर है पेट्रोनेट LNG, दोनों के दोनों काउंटर्स में आपके लिए बाइंग की रिकमेंडेशन है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। 1985 का स्टॉप लॉस, 2150 का टारगेट होगा बजाज फिनसर्व के लिए, पेट्रोनेट के लिए 339 का टारगेट और 299 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। तो दो तेजी के सौदे इस बाजार में। रुचि जी, आप भी तेजी ही करेंगे, होपफुली बाइंग ही करेंगे। बताइए स्टॉक्स कौन से हैं आपके?
ये तेजी रही और ऐसे स्टॉक जो आउट परफॉर्मिंग के साइंस दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो बायोकॉन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस शॉर्ट टर्म में एक अच्छे मूव्स पॉजिटिव साइड पे दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप फार्मा इंडेक्स को देखें तो पिछले 3 महीने में जो तेजी मार्केट में हुई है, अप्रैल से लेके जून तक, उसमें फार्मा स्पेस का अब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहा है, क्योंकि काफी सारी चिंता है फार्मा के टैरिफ्स को लेके थी। बट अब कहीं ना कहीं ये पूरे कंसोलिडेशन में, जहाँ पे दूसरे ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या हाई लेवल से थोड़ा करेक्शन दिखा गया, आई थिंक फार्मा एक ऐसा स्पेस है कि जहाँ पे, क्योंकि अब तक प्राइस मूव्स नहीं हुए हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है यहाँ पे अप मूव्स के लिए विद इन द फार्मा बास्केट। और बायोकॉन पिछले कुछ दिनों से एक थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के लिए, 382 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए 404 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और दूसरी पिक जो मेरी रहेगी वो ऑटो स्पेस में से हीरो मोटोकॉम है। एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस हमने आज के सेशन में देखे, अगर आप आज मॉर्निंग से ही देखे तो सुबह के पहले 2 घंटे में ही ये स्टॉक में जो पूरे दिन के वॉल्यूम्स हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, वो इनिशियल 2 घंटे में ही वो वॉल्यूम सरपास हो गए थे। सो क्लियर इंडिकेशंस वहाँ पे बाइंग के, और पिछले 1-1.5 महीने स्टॉक में कुछ प्राइस मूव नहीं आया, रादर मोर एक कंसोलिडेशन फेज 1.5 महीने का हमने स्टॉक में देखा है। सो हीरो मोटोकॉर्प में भी हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे जो रिसेंट कंसोलिडेशन हुआ है उसमें शॉर्ट टर्म के बॉटम बन चुके हैं, और यहाँ पे हमें एक अच्छी अपमूव देखने को मिल सकती है। तो 4,360 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी 4,600 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 4,600 की टारगेट होंगी हीरो मोटो के लिए। हीरो मोटो आज है निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 4.5% के आसपास की शानदार तेजी है। और बायोकॉन के लिए जो टारगेट बनेंगे वो बनेंगे 404 रुपए के। बायोकॉन 404 के टारगेट से आपको खरीदना है। और फार्मा में एक आकर्षक मौका आपके लिए ये साबित हो सकता है 382 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। रुचि जी, ये 404 रुपए का आपने टारगेट क्यों चुना बायोकॉन के लिए? 405 कर देते आप? 404 की वजह कोई खास? जी, टेक्निकली अगर देखें तो जो प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल्स आ रहे हैं वो 404 के आसपास है। सो इसीलिए 404 के टारगेट्स मैंने दिए। ठीक है, बायोकॉन के लिए 404 का टारगेट, ये 52 हफ्ते की ऊंचाई का लेवल भी है, टारगेट उसी के आसपास के आपको रखने की सलाह है। तो 4 आपको तेजी के सौदे मिल गए, 2 आपको लक्ष्मीकांत जी ने सुझाए और जो 2 रुचित जी ने आपको शेयर दे दिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे निफ्टी में हम देखने के लोअर लेवल से ना स्ट्रेंथ हल्की सी फिर से लौटी है, और 25,191 का लेवल है निफ्टी का। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 225 से लेकर 250 अंकों के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है। आज फिर से हम देखने की लगातार ये सेकेंड डे है कि जब मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं, एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरीज या फिर रजिस्ट्रार, कैंप्स, बीएसई, सीडीएसएल, ये शेयर चल रहे हैं और बीएसई में 3.5% की तेजी हो रही है। बीएसई लक्ष्मीकांत जी अपने हाई से करीब 22-23% गिरा, उसके बाद ये संभलने की कोशिश है। क्या करेक्शन पूरा हो गया बीएसई का और यहां से और तेजी की उम्मीद में शेयर खरीदने चाहिए? देखिए, लोअर लेवल्स पे हल्की फुल्की बाइंग तो देखने को मिल रही है, बट अभी भी बीएसई अपने क्रूशियल हर्डल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 50 और 20 डीएमए के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2650 इसका नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा। उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है तो डेफिनेटली वहां पर बाइंग का मोमेंटम जनरेट होने की उम्मीद है। अदरवाइज यहाँ पर में कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल सकता है। अगर जिसको बाय करना है तो मुझे लगता है 2650 के ऊपर ही करें। एक बार उसके डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है, देन आफ्टर हमें 2850 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बीएससी में। तो मुझे तो लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 2650 के ऊपर निकलता है तो देन डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए बीएससी में। अभी आप 112 रुपए का इंतजार और कर लीजिए बीएसई लिमिटेड के लिए। 2650 के ऊपर जब निकले तो इसमें आपको खरीदारी करनी है, तब तेजी फिर से कंफर्मेशन हो जाएगी। इस बीच ट्रेड के डेटा आए हैं, व्यापार के आंकड़े आए हैं आपकी स्क्रीन पर। जून में जो कुल इंपोर्ट रहा है वो रहा है $5,392 करोड़ का। ठीक है, बाकी आंकड़े देखते हैं, बाकी आंकड़े क्या निकल के आते हैं, एक्सपोर्ट के क्या निकल के आते हैं आंकड़े, कितने की ट्रेड डेफिसिट आती है, इन आंकड़ों पर नजर रहेगी। ये पहला आंकड़ा है, हमारे टिकर टीम ने फटाफट आपके लिए ये स्क्रीन पर दे दी है।
चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इन आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। कुछ और आंकड़े आ जाएंगे और कुछ बढ़िया शेयर भी अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इंडेक्स पर तो नजर है ही, लेकिन साथ साथ ट्रेड डेटा भी आप लगातार अपने स्क्रीन पर फ्लैश होते देख रहे हैं। 25,190 के नजदीक निफ्टी में कामकाज। इस बीच जून के ट्रेड डेटा एजेंसीज के हवाले से हमारे स्क्रीन पर इंपोर्ट जो है उसमें कटौती सालाना आधार पर 5,600 करोड़ डॉलर से कटौती होकर आंकड़े जो है वो फ्लैश होते हुए, एक्सपोर्ट में भी कटौती है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 3,516 करोड़ डॉलर से 3,514 करोड़ डॉलर पर ये आंकड़े आते हुए देखने को मिले। 5,600 करोड़ डॉलर इंपोर्ट के मुकाबले 5,392 करोड़ डॉलर का यहाँ पर इंपोर्ट आता हुआ। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा है। इसके अलावा भी ट्रेड से जुड़े हुए जो सारे डेटाज आ रहे हैं लगातार, व्यापार घाटा ये आंकड़े भी हमारे पास हैं। ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पर भी कटौती होती हुई नजर आई है। इन तमाम डेटा पर फोकस रहेगा और मार्केट एक्सपर्ट आगे जब फंडामेंटली हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे बातचीत भी करेंगे इन डेटा फ्रंट पर। लेकिन कमिंग बैक टू द मार्केट्स, इस वक्त अगर आप देखेंगे काफ़ी बढ़िया एक्शन है सेक्टर स्पेसिफिक। आज दिन की शुरुआत में ही जब हम मार्केट्स खोल रहे थे तभी हमने देखा था हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। और इस एक्शन के बीच अगर आप देखेंगे इस वक्त मेटल्स जो हैं वहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन, मजबूती की चाल है, जिसमें ऑटो सबसे आगे है और ऑटो के ठीक साथ साथ हम देख रहे हैं फार्मा स्पेस। रुचित, गुड आफ्टरनून। फार्मा स्पेस पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। ऑफ कोर्स यस, सन फार्मा ऑन बैक ऑफ अ न्यूज़ फ्लो हम देख रहे हैं मजबूती है, लेकिन उसके अलावा भी फार्मा से जुड़े लगभग सारे काउंटर्स जो हैं अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे हैं। नैटको फार्मा के स्टॉक को देखें 3%, सन फार्मा से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसमें बायोकॉन, ल्यूपिन, एल्कम लेबोरेटरीज जैसे लेबोरेटरी काउंटर्स को भी जोड़ना चाहिए। फार्मा में कोई पर्टिकुलर बेट या जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए अगर आपके फोकस रेडार में कोई स्टॉक्स आप बताएं। जी मानसी, अगर फार्मा स्पेस देखे तो पिछले 3 महीने में इतना कुछ ज्यादा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक स्पेस से नहीं आया है। लेकिन अब निफ्टी फार्मा इंडेक्स में ये पूरे 3-4 महीने के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट आज देखने मिल रहे हैं। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में ये एक मूव आ चुका था, आज फॉलोअप मूव भी स्ट्रॉन्ग है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, क्योंकि ये स्टॉक इतना चला नहीं है। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी चले हैं वहां प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा नजर आ रही है। तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल स्पेस के लिए फेवरेबल है। यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रही है। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स आई थिंक 2 स्टॉक सन फार्मा और बायोकॉन, ये दोनों ही टेक्निकल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे बायोकॉन हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया रहा है और सन फार्मा भी अपने सपोर्ट से आज एक रिसेंट पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन का हाई स्टॉक ने ब्रेक किया है। सो हमें लग रहा है कि फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पे आने वाले कुछ दिनों में रह सकता है। विद इन विच अगर स्टॉक्स पिक करने हैं तो सन फार्मा और बायोकॉन दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। में तो तेजी है ही, बायोकॉन के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस जरूर कीजिएगा। रुचित की तरफ से जो स्ट्रैटेजी है आपके स्क्रीन पर आप फ्लैश होती देखेंगे। लेकिन किन शेयरों में बिग एक्शन आज देखने को मिल रहा है? हमारे साथ आज स्नेही जुड़ी है ये बताने के लिए। स्नेही, आज तो काफी एक्शन है, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, बिग एक्शन स्टॉक्स में आज हमारे पास बहुत स्टॉक्स है चर्चा करने के लिए, क्योंकि अर्निंग्स कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। अब जो कि अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है तो इन कैंडिडेट्स में से हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल के अर्निंग्स देखते हैं। अभी कुछ देर पहले इनके आंकड़े आए हैं। मुनाफा आया है 225 करोड़ से बढ़कर 302 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो काफ़ी अच्छा जंप हमें देखने को मिला है मुनाफे में। नेट प्रीमियम इनकम भी बढ़ चुकी है, लगभग 8,500 करोड़ तक की नेट प्रीमियम इनकम बढ़ चुकी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम भी लगभग 6.5% से बढ़कर 4,012 करोड़ पर आया है और VNB मार्जिन 24% से बढ़कर 24.5% हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये भी हमारी उम्मीद से हल्का सा बेटर था, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है ICICI प्रूडेंशियल से। दूसरी तरफ येस बैंक के बारे में बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर सुनने को मिल रही है कि जो SMFG ग्रुप है, यानी कि सुमितोमो फाइनेंशियल ग्रुप है, वो $110 करोड़ का अतिरिक्त निवेश
निवेश करने की योजना बना रहे येस बैंक में और SMFG कार्लाइल और अन्य शेयर होल्डर से अतिरिक्त 5% हिस्सा खरीदेगी, ये हमें सुनने को आया है। SMFG मतलब सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप। एक और अर्निंग्स कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। मुनाफे में 23% का अपटिक हमें देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 18% की बढ़ोतरी हमने देखी है। PPOP जो कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 12% से बढ़ चुका है। पर ग्रोस NPA और नेट NPA जो कि उनका एसेट क्वालिटी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं हिला है और स्टेबल रहा है। रैलिस इंडिया के बारे में बात करेंगे, जिनके आंकड़े कल आए थे मार्केट आज के बाद। जून तिमाही में घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी। 32 करोड़ का घाटा था लास्ट क्वार्टर में और उसके सामने 95 करोड़ का प्रॉफिट इस बार ये कंपनी ने लॉक किया है। रेवेन्यू में भी अच्छा खासा अपटिक हमें देखने को मिला है। अब अर्निंग्स को दूर छोड़कर अगर हम दूसरे स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज फुल स्पीड में है ऑटो के स्टॉक्स, हीरो मोटो, TVS मोटर, बजाज ऑटो और उनके साथ साथ फर्टिलाइजर स्टॉक्स, फैक्ट, RCF, ये सारे भी स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थे सारे स्टॉक्स जिनमें हमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। स्नेही, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे बिग एक्शन स्टॉक्स हमें बताने के लिए। कांट ओमिट डिस्कसिंग रैलिस इंडिया। आज सुबह बिग एक्शन खिलाड़ी ऑफ द डे की लिस्ट में हमने इसे ऐड किया था और हो भी क्यों ना, अच्छे नतीजे आए और नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन। आज दिन भर तेजी के साथ ही कामकाज करता हुआ ये स्टॉक रैलिस इंडिया अगर देखेंगे घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। हर लिहाज से हर पैरामीटर पर नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। लक्ष्मीकांत जी, रैलिस इंडिया करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए क्या राय बनेगी, और अगर नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी है या अब नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा दूर हो चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं? 2.5% की तेजी, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का भी हुआ है स्टॉक, 362 के लेवल्स। जी हाँ मानसी जी, ऊपरी स्तर पर तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और जिस टाइप के फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है वो रिवर्सल काइंड ऑफ है। जैसे कि इसे बनाया है आज के सत्र में शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जो कि रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर ये टॉप पे बनता है तो मुझे लगता है कि हल्की से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो जिनके पास पहले से है तो मुझे लगता है कि उनको 345 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए और जिनको अगर फिर से बाय करना है तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। अगर ये स्टॉक फिर से 320 325 के रेंज में आता है तो देन आफ्टर वहां पर बाइंग रिकमेंडेशन देने के लिए सलाह रहेगी, क्योंकि वहां पर ही इसके जो ब्रेकआउट है वो हमें देखने को मिले थे 2 दिनों पहले और वहीं से फिर हम यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम के मूव हमें देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अभी तो दूर रहने की सलाह रहेगी और जिनके पास पहले से उनको 345 स्टॉप लॉस के साथ वो होल्ड करके चल सकते हैं। इन कीजिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे बिल्कुल बरकरार रखा जा सकता है। अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं स्टॉक में ज़बरदस्त मूव आज और ऊपरी स्तरों से इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली भी फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन अब बात करते हैं ऑटो क्षेत्र की चाल की, ऑटो क्षेत्र की रफ्तार की, और बढ़िया रफ्तार है। ऑटो सेक्टर अच्छा खासा एक्शन दिखाते हुए मजबूती के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी तेजी है और निफ्टी ऑटो इंडेक्स के साथ साथ अगर स्टॉक वाइज भी मूव्स की बात करें, देखिए 300 अंकों की बढ़त है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.5% बढ़ता हुआ, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो तेजी 1.5% की, लेकिन पॉइंट वाइज तेजी काफी अच्छी नजर आएगी 300 350 अंकों की। आयशर मोटर्स की अगर बात करें, हीरो मोटो की अगर बात करें, सारे के सारे स्टॉक्स काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन पुलअप करेंगे हीरो मोटो के स्टॉक को, करीब 5% की तेजी आज के सत्र में स्टॉक में देखी जा चुकी है। और ऑटो सेक्टर में जब भी तेजी दिखती है इसके पीछे के कई सारे राशनाल होते हैं और उसमें होता है सिर्फ और सिर्फ घरेलू ही नहीं, ग्लोबल फ्रंट पर भी कंपनी के बिजनेसेस कैसे नजर आ रहे हैं। इस तेजी के पीछे की कई वजह हैं, सारी की सारी वजह रिसर्च की अभिषेक ने, आइए अभिषेक से जानते हैं आखिर हीरो मोटोकॉर्प में इतनी तेजी क्यों है। अभिषेक बताइए। मानसी, देखिए हीरो मोटो की छवि रही है एक देसी कंपनी की, एक ऐसी कंपनी की जिसका रूरल प्रेजेंस काफी अच्छा है। हालांकि जब उन्होंने हार्ले डेविडसन के साथ टाई अप किया तो इस इमेज को तोड़ने की भी कोशिश थी और कंपनी को यह समझ में आ गया कि जब तक प्रीमियम बाइक पर फोकस नहीं करेंगे तब तक रेवेन्यूज को और मार्जिन को ड्राइव कर नहीं पाएंगे। अब उसी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के बारे में कंपनी विचार कर रही है और कंपनी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में विस्तार से ग्रोथ का रोडमैप दिया है। कंपनी ने कहा कि वो विदेशी बाजारों में विस्तार करेगी कारोबार का और FY26 की दूसरी तिमाही से जिन देशों में कंपनी एंट्री करने जा रही है उनमें है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके। इन देशों में कंपनी की एंट्री की योजना है
प्रीमियम पोर्टफोलियो को कंपनी मजबूत करेगी और प्रीमियम बाई पर फोकस बढ़ने से होगा ये कि रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और इसके अलावा मार्जिन को ड्राइव करने में कंपनी को मदद मिलेगी। यही नहीं, ईवी स्पेस में भी कंपनी लगातार मौके खोज रही है। अब एक 3 व्हीलर कंपनी है यूलर मोटर, उसमें 510 करोड़ रुपए का निवेश किया है और कंपनी को लगता है कि ई कॉमर्स में, लॉजिस्टिक्स में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में जो मौके बन रहे हैं वहां पर ईवी 3 व्हीलर्स के लिए डिमांड आगे काफी बढ़ेगी। यही नहीं, कंपनी का जो अपना ब्रांड है खुद का, विदा ब्रांड के तहत वो ईवी 2 व्हीलर बेचती है, उसको भी आगे कंपनी एक्सेलरेट करने की योजना बना रही है। विदेश पर कंपनी काफी फोकस कर रही है हीरो मोटो और इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए 2026 का जो साल है कंपनी को लगता है कि काफी ज्यादा यहां से दमदार रहेगा और उस पर कंपनी अपना थ्रस्ट बढ़ाने वाली है। बता दें आपको कि FY25 में कंपनी का जो इंटरनेशनल कारोबार रहा था उसमें जो ग्रोथ रहा वो रहा ईयर ऑन ईयर 43% का। हालांकि बेस अभी छोटा है लेकिन ये 43% की अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और कंपनी का कहना है कि साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका में सस्ते 2 व्हीलर की मांग यानी कि अफोर्डेबल जो 2 व्हीलर हैं यूजर एंड वाले, उनकी ये मांग बढ़ी है। कंपनी का ऐसा विश्वास है कि डाइवर्सिफाइड ग्लोबल ब्रांड बनने से कंपनी की छवि में भी बदलाव होगा। तो कई देश हैं जहां कंपनी एंट्री करने जा रही है जो कि डेवलप्ड मार्केट्स, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके और स्पेन, यहां पर कंपनी एंट्री करने जा रही है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील पवन मुंजाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि FY26 कंपनी के लिए एक्सेलरेशन का साल होगा और विदेश में पकड़ मजबूत करना कंपनी के लिए लंबी अवधि की ग्रोथ स्ट्रेटजी में उनकी जो एम्बिशन है उसके केंद्र में है। तो ये स्टेटमेंट है। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो महीने भर में 2% चला है, 6 महीने में 8% की तेजी, 2024 में अब तक 6%। हाल फिलहाल हमने देखा है कि शेयर कंसोलिडेट कर रहा था लेकिन साल भर में अभी भी ये 21% डाउन है। हमने देखा था कि शेयर ये 6,500 रुपए के ऊपर गया था, वहां से गिर के 3,500 रुपए के आसपास आया, लेकिन ये रिकवरी ठीक ठाक है और कंपनी का जो फोकस प्रीमियम पोर्टफोलियो पर है और जो अन्य मार्केट्स पर है, भारत से बाहर निकलकर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखना, इसको एक पॉजिटिव साइन के तौर पर माना जा रहा है। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स का और निवेशकों का रुझान अच्छा है। शेयर में 4.5% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या यह तेजी और बढ़ेगी? अभी तो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि वो इस पर बुलिश है, लेकिन एक व्यू राजेश पालविया से लेंगे। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। हीरो मोटो और ऑटो पैक पर राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे क्योंकि आज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है सभी शेयरों में। आप बताइए आपकी पसंद क्या है और अपने ट्रेड्स भी शेयर कीजिए सर। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, निफ्टी ऑटो इंडेक्स को अगर हम एनालाइज करें तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स पिछले दिनों में हमने देखा है कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी के साइन निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे आज आते हुए दिखे हैं और हमें लगता है कि अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिली और हमें लगता है निफ्टी ऑटो में 24,000 के लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे तो फिर यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड निफ्टी ऑटो इंडेक्स बनाते हुए दिखेगी और जिसमें हमें लगता है कि 2 व्हीलर स्पेस पे बिल्कुल हीरो मोटर का जिस तरीके का आज ब्रेकआउट बना है, यहाँ पे काफ़ी इंकरेजिंग चार्ट स्ट्रक्चर है और सेटअप ये दिखाता है कि अब ये 4380 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए करीब 4650 4700 की तरफ। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो हमें बिल्कुल पसंद है हीरो मोटर। और वहीं अगर ऑटो इंडस्ट्री में अगर हम देखें स्टॉक्स जो अभी हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं उसमें टीवीएस मोटर पे भी हमारा व्यू बुलिश है। स्टॉक ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस बनाया और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करेगा एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इसमें 3200 से 3400 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा व्यू बुलिश है और एक महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक पे भी हमारा व्यू बुलिश है और जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर है महिंद्रा एंड महिंद्रा के, हमें लगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भी तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है, बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3040 के आसपास और अपसाइड में जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब होने चाहिए 3500 के आसपास। तो ये 3 स्टॉक हमें आउट परफॉर्मिंग स्टॉक लग रहे हैं अभी ऑटो पैक में और हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी कुछ समय के लिए और ऑटो इंडेक्स में 24,000 के ब्रेकआउट में हमें लगता है ये सारे स्टॉक्स का एक आउट परफॉर्मेंस बनता हुआ दिखेगा। आज जो स्टॉक पसंद आ रहे हैं उसमें 2 स्टॉक हैं और दोनों बाय साइड के। पहला स्टॉक केमिकल बास्केट से पसंद आ रहा है और उसमें हमें एसआरएफ पसंद आ रहा है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिला है।
माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले दिनों में देखी और ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के पास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके आज वापस से रिवर्सल का ट्रेड बनाया है। तो हमें लगता है कि ये जो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है एसआरएफ की, ये कंटिन्यूटी रहेगी और यहाँ पे हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 3320 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें, जो कि होगा स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास के लेवल के लिए हम यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में 3165 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से और उसमें बायोकॉन हमें पसंद आ रहा है। यहाँ पे एक स्टॉक को अगर वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। तो बायोकॉन हमें पसंद आ रहा है और बायोकॉन में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट करीब 404 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 383 के आसपास। शाह जी की तरफ से उनके इंडेक्स पर भी रणनीति और साथ साथ उनके स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन भी। बायोकॉन पे खरीदारी के मौके ढूंढे, 404 के लक्ष्य यहाँ पर नजर आ सकते, 383 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट फंडामेंटली रोहन मेहता भी जुड़ गए हैं अपना टेक अपनी एनालिसिस लेकर। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मार्केट में ग्रेजुअल कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट जो है नजर आ रहा है। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा कमबैक कहा जाएगा। लिटरली हमने काफ़ी सेशंस में गिरावट देखी और उसके ठीक बाद ट्रिगर्स का इंतज़ार था। ऐसे कोई बड़े ट्रिगर्स आए भी नहीं, नतीजों का सीज़न चल पड़ा, शुरुआत हो गई, लेकिन नंबर्स भी अब तक कोई खास नहीं आए। जो आईटी मेजर के नतीजे हैं वो भी कमज़ोर, बावजूद इसके मार्केट्स ने एक अप मूव देखा है। कैसे देख रहे हैं नियर टर्म मार्केट के आउटलुक को आप? Yeah, good afternoon everyone. Near term, I think so. Market has been decent. बहुत अच्छे लेवल पे आउट परफॉर्मेंस की अभी जगह है जो हीरोज आर टर्निंग अराउंड. सो एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर इज लुकिंग टॉप परफॉर्मर. रियल एस्टेट इज लुकिंग वेरी बैड. सो हेल्थ केयर पे हमारी रुचि बहुत ज्यादा है कि एक टर्न अराउंड बहुत बड़ा दिख रहा है, स्पेसिफिकली इन फार्मा टू एपीआई सेगमेंट्स. सो आई थिंक सो वो बहुत स्पेसिफिक मार्केट चल रहा है. पेशेंस लेवल टेस्ट होगा जहां पे आउट परफॉर्मेंस नहीं होंगे इन्वेस्टर्स के पास. इट्स प्योरली वो बुलिश ट्रेजेक्टरी वाला नहीं है माहौल के सब कुछ चल रहा है. पर हमारा पॉइंट ये है कि अगर कैटेगराइजेशन ऑफ लार्ज कैप मिड कैप देखे तो मिड कैप स्मॉल कैप में हमारी रुचि ज्यादा बेटर है कि वहां पे वैल्यूएशन ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हैं. So, sector specific with mid cap and small cap as a top performer. स्मॉल कैप टॉप परफॉर्मर और यस, ब्रॉडर मार्केट्स ने बाजार को काफ़ी संभाला है। बेंचमार्क्स में आज हम तेज़ी और हरियाली देख रहे हैं, लेकिन छोटे मझौले शहरों ने तो वॉलेटाइल मार्केट्स में भी बाजार को संभाला था। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं भारत के, जो कि हमें काफ़ी हद तक तेज़ी प्रदान कर जाते हैं। इन्फ्लेशन का लगातार घटना, लिक्विडिटी की सिचुएशन ठीक ठाक होनी, अर्निंग्स विजिबिलिटी भले ही थोड़ी बहुत ही आई है, लेकिन एटलीस्ट अर्निंग सीजन की शुरुआत होती हुई दिखी है, जिससे विजिबिलिटी तो एटलीस्ट मिलती ही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल बुलिशनेस बाजार के लिए इंटैक्ट है, तो क्लियरली आप गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने का एक मौका आपको मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। ऑप्शन की एक रणनीति आपको बताते हैं। एंजल वन की स्नेहा सेठ है हमारे साथ। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, कौन सा ऑप्शन ट्रेड आज लेकर आई हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आज देखें तो फार्मा स्पेस काफी अच्छा मूव कर रहा है और वहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है। मुझे फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डी ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी अच्छा एक करेक्शन हो चुका है। और अगर आप देखें तो प्रिसाइसली जो 200 इज सिंपल मूविंग एवरेज है और 89 EMI उसी के आसपास एक काउंटर ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है और सपोर्ट लेते हुए आज थोड़ी सी एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 1270 की कॉल ऑप्शन बाय करें, 22 के आसपास से बाय करना है। स्टॉप लॉस इसे 15.5 का लगाना है, टारगेट इसमें 33 का रहेगा। एज पर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल 7000 तक का रहेगा।
ओके स्नेहा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन का ये ट्रेड हमें बताने के लिए। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस हैं और इसी कड़ी में डॉक्टर रेड्डीज लैब पर स्नेहा की राय। ऑप्शन की रणनीति में डॉक्टर रेड्डीज 1270 की कॉल खरीदने की राय 22 के दाम पर आपको ये मिलेगी। लक्ष्य इसके 33 के 15 रुपये 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाएगा। अगर वर्कआउट करती है कॉल तो 7000 तक का अधिकतम मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सकता है और रिवर्स जाती है तो 4000 का नुकसान भी होने की संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर सलाहकार से सलाह लें, सोचे समझे जाने और उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 25,178 के लेवल्स पर निफ्टी। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है आईटी मेजर टीसीएस के साथ। उसके ठीक बाद हमने देखा HCL टेक्नोलॉजीज और एक के बाद एक अब कई कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में HDFC लाइफ के नंबर्स भी आने वाले हैं। नतीजों से ठीक पहले नतीजों के अनुमान आपके सामने रख देते हैं। सालाना आधार पर नंबर्स ठीक रहने के आसार है, लेकिन तिमाही आधार पर नतीजों में कमजोरी हाथ लग सकती है। इनके एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सालाना आधार पर करीब 13 से 14% तक के इजाफे की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, लेकिन तिमाही आधार पर 37% की गिरावट भी हाथ लग सकती है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की अगर बात करें, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 15% की बढ़त और ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखने की अनुमान है, एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन तिमाही आधार पर करीब 40% की गिरावट भी VNB पर नजर आ सकती है। और VNB मार्जिन्स की अगर बात करें 33 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त और ईयर ऑन ईयर बेसिस, हालांकि 115 बेसिस पॉइंट्स की कटौती और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नजर आ सकती है। तो क्लियरली HDFC लाइफ के नतीजे जो हैं सालाना आधार पर बढ़त के आसार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी है। एक तो प्रोडक्ट मिक्स को लेकर क्या रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं जब नतीजे आएंगे, उसके अलावा मार्जिन के फ्रंट पर किस तरह के आंकड़े आए हैं, और साथ साथ अगर सेल्स, बैंक और एजेंसी चैनल से कुछ डेटा पॉइंट्स अगर निकल कर आ रहे हैं, कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस अगर आ रही है, तो इस पर भी खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। इवन बिफोर द नंबर्स HDFC लाइफ में आज हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखने को मिला है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज लगातार फोकस रेडार पर रहते जरूर हैं। एक राय आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी, नतीजे आने वाले और नंबर्स से ठीक पहले लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर आपकी राय क्या होगी? एट प्रेजेंट 755 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ 1.25% की गिरावट है स्टॉक में। तो मानसी जी देखिए, अगर हम इंश्योरेंस एज ए स्पेस देखें तो सभी स्टॉक्स में देखें तो एक रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बनते हुए दिखा है। HDFC लाइफ का अगर हम सेटअप यहाँ पे देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब स्टॉक फिसलते हुए दिख रहा है। तो नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकडाउन, एक अप स्लोपिंग चैनल का अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे क्लियरली बनते हुए दिखा है। और इस ब्रेकडाउन में हमें लगता है कि अगर ये अब 770 के नीचे ही सस्टेन रहा कुछ और समय, तो डाउनसाइड में इसका मूव टुवर्ड्स 735 725 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 770 इसके लिए एक क्रूशियल हर्डल है ऑन द हायर साइड। अगर इसमें स्ट्रेंथ वापस से आना है तो इसको 770 के लेवल को क्रॉस करेगा, देन हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। और वहीं अगर इसी स्पेस में देखें बाकी इसकी पीयर कंपनीज में देखें, SBI लाइफ या ICICI प्रू, तो SBI लाइफ में अभी भी कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला, स्ट्रेंथ यहाँ पे होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और हमें लगता है जब तक ये 1800 के ऊपर बना है तो SBI लाइफ में स्ट्रेंथ रहेगी, और हो सकता है कि ये स्टॉक 1840 के ऊपर निकलता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 1900 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो SBI लाइफ यहाँ पे हमें बेटर लग रहा है अगर इंश्योरेंस स्पेस में किसी को यहाँ पे अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो SBI लाइफ यहाँ पे देखा जा सकता है। देन ICICI प्रू, HDFC लाइफ को अवॉइड करेंगे, उसमें लगता है गिरावट और बढ़ सकती है। पहले कॉशियस तो है ही HDFC लाइफ, और इसे अवॉइड करने की भी राय इस वक्त। और HDFC लाइफ और SBI लाइफ में से अगर कंपैरिजन करनी है तो हमारे एक्सपर्ट को SBI लाइफ बेहतर नजर आ रहा है। HDFC लाइफ रिजल्ट वाइज में ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नतीजे कमजोर रहने के अनुमान है,
तो इससे दूर रहें। पोजीशन है तो एक बार रिजल्ट्स देख लेने चाहिए, किस तरह के नंबर्स आते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। नंबर्स आने पर इसके रिव्यूज़ भी आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। लेकिन चलिए अब डेरिवेटिव मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। पुलकित है हमारे साथ स्टूडियोज़ में, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पुट राइटिंग, कॉल बाइंग कहाँ पर होती हुई दिख रही है। पुलकित, आज तो बाजार चल गया है, 25,170 के लेवल्स 25,200 की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ निफ्टी एटलीस्ट। इट्स अ गुड सेशन, क्या राय है? डेरिवेटिव फ्रंट पर किस तरह के डेटा पॉइंट्स हैं? जी मानसी जी, कल इसी टाइम जब हम बात कर रहे थे, एक हमने बात की थी कि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से एक छोटा मोटा अपमूव हमको मिल सकता है अगर 25,000 होल्ड किया तो। 25,000 मार्केट ने कल होल्ड किया था और वो अपमूव आज हमने छोटा सा देख लिया। अब आज का डेटा समझ लेते हैं। जो इंडिया विक्स है वो लगभग 11.54 के आसपास है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। पीसीआर की बात करें निफ्टी में तो ये लगभग 0.69 पे है, तो ये भी कंफर्टेबल पोजीशन ही है। अभी ना ही ओवरसोल्ड है और ना ही ओवरबॉट जोन में है। मोस्ट एक्टिव पुट और कॉल की बात करें, ये दोनों का दोनों ही 25,200 के ऊपर है, और ये 25,200 में जो पुट है वहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है और मोस्ट एक्टिव कॉल में कॉल बाइंग हो रही है। वहीं अगर हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी 25,200 के ऊपर है, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो वही 25,000 पे बना हुआ है। मतलब एक सपोर्ट की तरह वो जो हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट है 25,000 के ऊपर वो काम कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो ये 0.83 के आसपास इसका पीसीआर अभी करंटली चल रहा है, और जो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट है वो 56,000 के आसपास बना हुआ है। वहीं अगर F&O बैन में बात कर लें कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो 3 कंपनियां हैं, वही RBL बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और ग्लेनमार्क। हो सकता है RBL बैंक की एग्जिट हो जाए क्योंकि इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगभग 80% के आसपास आ चुकी है। अगर इसके नीचे गया मार्केट बंद होने के पहले तो कल शायद हो सकता है हम RBL बैंक को F&O बैन में नहीं देखें। तो जी मानसी जी, ये था मोटा मोटा F&O के जो भी डेटा हमारे बन रहे हैं। बाकी देखते हैं कल मार्केट में हो सकता है कोई नई न्यूज़ फ्लो आए तो इन डेटा में जैसा चेंज होगा हम दर्शकों को बता देंगे। बिल्कुल। पुलकित, एक और चीज़ हमारे साथ है इसीलिए पूछ लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, TCS के नंबर्स तो आ गए हैं, अब टेक महिंद्रा के नतीजों पर सारी निगाहें हैं। देखिए आज मिड कैप IT प्लेज थोड़ा बहुत मोमेंटम ज़रूर दिखा रहे थे। इस वक्त अगर देखेंगे IT सेक्टर में कोई खास बड़ा एक्शन नहीं है, लेकिन टेक महिंद्रा से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी, अगर टेक महिंद्रा की बात की जाए तो इसके नंबर उतने खराब रहने की उम्मीद नहीं है जितने HCL और TCS के हमने नंबर देखे। यहाँ थोड़ा सा एबिट मार्जिन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की हम उम्मीद रख सकते हैं। खासकर इनका एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था जिसका नाम था प्रोजेक्ट फोर्टियस। ये उन्होंने लास्ट ईयर चालू किया था और जिसका सिर्फ यही पूरा का पूरा एम था कि किसी भी तरह से हमें मार्जिन इंप्रूव करने FY27 तक, चाहे वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के जरिए हो या फिर एफिशिएंसी बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ों के। तो इसके ऊपर एक मैनेजमेंट की कमेंट्री देखने लायक होगी कि इनका 1 साल के बाद क्या रिव्यू है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, और क्या इसकी मदद से ये लोग मार्जिन इंप्रूव कर पा रहे हैं या फिर आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह से मूव करेंगे। धीरे धीरे जो टियर 2 कंपनीज हैं जैसे कि कोफोर्स हो गई, परसिस्टेंट हो गई, इनके भी रिजल्ट्स अब आना चालू होंगे। और हमने जब IT रिव्यू किया था तो वहाँ पे बताया भी था कि IT में जो टियर 2 कंपनीज हैं उनके मार्जिन कंपैरेटिवली टियर 1 मार्जिन से बेहतर रह सकते हैं। तो हो सकता है IT में भी अब हमको मूवमेंट धीरे धीरे आगे मिले। पर हाँ, 23 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे, इन्फोसिस एक अच्छा खासा वेट रखाता है निफ्टी में, लगभग 5% इन्फोसिस का वेटेज है, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन 23 तारीख बहुत क्रूशियल होगी क्योंकि उसमें इन्फोसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट काफ़ी सारे नतीजे आने। तो 23 तारीख के बाद हमको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ खासकर IT सेक्टर मूव कर रहा है। बाकी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो तो अभी भी जारी हैं। मेन इंतज़ार है कि वो जो टैरिफ डील है वो जितना जल्द हो सके, बस वहीं पे अभी हमारी निगाहें हैं, और बाकी जैसा भी होगा हम दर्शकों को अपडेट कर देंगे। एब्सोल्युटली सही कहा आपने। इनफैक्ट 23 जुलाई फिर इस हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इन्फोसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ज़्यादातर IT कंपनियां, ये 3 जो आने वाली हैं टेक महिंद्रा, लेकिन HCL टेक और TCS के बाद अब ये सारी मेजर कंपनियों के जब नतीजे आएंगे तो एक्चुअली समझ आएगा कि IT स्पेस के लिए ये क्वार्टर कैसा नज़र आ रहा है। अभी तो शुरुआत ही है, 2 ही कंपनियों के नतीजे आए हैं। लेकिन चलिए इन तमाम चीज़ों पर फोकस है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो IT स्पेस पर रोहन से एक फंडामेंटल टेक भी जानेंगे, और दूसरा ये कि टेस्ला की सुपर कार का इंतज़ार जो है इंडिया में ख़त्म हो चुका है। मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम खुला है। इससे जुड़े एक अपडेट और रिसर्च आपके लिए हम लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप बने रहें।
आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। आज हम देख रहे हैं कि बाजार स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 4 दिन की गिरावट है उस पर ब्रेक लगी है। निफ्टी हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी भी करीब 80 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 180 अंकों के आसपास की तेजी है। आज बाजार को क्लियरली जो लीडरशिप दे रहे हैं वो है ऑटो शेयर, क्योंकि हीरो मोटो करीब 4.5% ऊपर है, बजाज ऑटो, इसके अलावा टाटा मोटर्स, M&M, ये तमाम शेयर आज निफ्टी के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल हैं। लेकिन ऑटो स्पेस को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर यह है कि टेस्ला की जो कार है उसका इंतजार खत्म हो गया है और मुंबई में टेस्ला का पहला शोरूम खुल गया है। इसके डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं। सृष्टि, मतलब बड़ा फटाफट टेस्ला ने काम किया है ये। आप जरा बताइए कि कौन से मॉडल से शुरुआत की है टेस्ला ने भारत में और प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे उनके, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। जी हाँ, खबर और इंतजार तो कई समय से था कि टेस्ला जो है भारत में एंट्री लेगी और आज वो होते हुए नजर आया है, जहां पर मुंबई में टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोला है। सबसे पहला मॉडल जो वो भारतीय बाजारों पर लेकर आए हैं वो है मॉडल वाई, जो कि फिलहाल चाइना में बनेगा और उसको इंपोर्ट करेंगे। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से इलॉन मस्क ने हमेशा इंपोर्ट ड्यूटी पे अपने बयान सामने रखे हैं, पर उसके बावजूद जब उन्होंने भारतीय मार्केट को देखा कि किस तरीके से भारतीय मार्केट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है, वो भी रह नहीं पाए, क्योंकि इसके बावजूद भी उन्होंने टेस्ला को इंडिया में लॉन्च किया। और इसकी जो मॉडल वाई जो उन्होंने लॉन्च किया है, इसकी कीमत रेंज में अगर हम देखें तो 60 से 68 लाख के बीच में होगी। और साथ ही अगर रेंज की बात करें इस पर्टिकुलर गाड़ी की, तो जो 2 वेरिएंट्स है वो 500 से 620 के आसपास की आपको रेंज देंगे। पर इसके अलावा बहुत एक्साइटमेंट ये भी है कि क्या टेस्ला जो इंडिया में लॉन्च हुई है उसके प्राइजेस बाकी के कंट्रीज के मुकाबले किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि चाहे आप इसे कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या जर्मनी से, इंडिया में जो टेस्ला वाई मॉडल बिक रही है वो थोड़ी सी महंगी ज़रूर है। पर अब बड़ा सवाल ये है कि भारत में कितनी बिक सकती है टेस्ला। तो फिलहाल तो देखिए एक शोरूम से ही शुरुआत हुई है, एक्साइटमेंट तो है ही, पर जिस रेंज में ये गाड़ी लॉन्च हुई है 60 से 68 लाख के बीच में, ये भारत के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज मानी जाती है। और साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ऐसे ही पेनिट्रेशन सिंगल डिजिट में है और उसमें से लग्जरी गाड़ियों का पेनिट्रेशन 1% के आसपास है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जी हाँ, गाड़ियाँ और भी उपलब्ध हैं। BMW या मर्सिडीज़ की आप गाड़ी ले लीजिए, वो मार्केट में है ज़रूर, पर इसी के साथ साथ अगर आप समझें कि क्या ये कंपटीशन फ़िलहाल टाटा मोटर्स, MG या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए हो सकती है, तो फ़िलहाल तो कंपटीशन नहीं है टेस्ला उनके लिए। क्योंकि अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी की भी बात करें तो वो भी कुछ 30 लाख के आसपास है। तो टेस्ला ने तो ऑलमोस्ट उसकी डबल द प्राइस पे अपनी गाड़ी उतारी है भारतीय बाज़ारों में। पर जी हाँ, एक्साइटमेंट भरपूर है। पहला शोरूम जो है वो खुलता हुआ नजर आया है मुंबई में और अब दूसरा शोरूम खोलने की तैयारी है दिल्ली में। इंडिया में टेस्ला की एंट्री हो गई है, लेकिन धरती के वायुमंडल में शुभांशु शुक्ला का भी हम आगमन देख रहे हैं। और ये तस्वीरें नासा के हवाले से, और थोड़ी देर में उनका जो स्पेस क्राफ्ट है ड्रैगन, वो कैलिफोर्निया के पास सैन डिएगो तट पर समंदर में उतरेगा। और ये तस्वीरें आ रही हैं शुभांशु शुक्ला की धरती पर लौटने की। करीब करीब 16-17 दिन बिताए उन्होंने अंतरिक्ष में, 18 दिन बिताए टोटल, और बहुत सारे उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान किए, बहुत सारे प्रयोग किए, और उसके बाद अब उनकी वापसी हो रही है। 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं शुभांशु शुक्ला ने। लखनऊ के रहने वाले हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर ये गर्व वाली तस्वीरें हैं। उनके साथ 4 एस्ट्रोनॉट और हैं जो उनके साथ लौट रहे हैं, और उनके नाम की बात करें तो वो हैं पैगी विटसन, जो कि कमांडर हैं, नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री हैं। स्लावोश उजनांस्की ये हैं, पोलैंड के ये अंतरिक्ष यात्री हैं। और टिबोर कपू हैं, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री हैं, ये उनके साथ ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ड्रैगन का स्प्लैश डाउन होगा प्रशांत महासागर में, और थोड़ी देर में बस ये इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पैराशूट के माध्यम से जो ड्रैगन एयर क्राफ्ट है
जो यान है उसको कैरी किया जाएगा और जो लैंडिंग होगी वो समंदर में होगी और फिर वहाँ से उनको लाया जाएगा। तो ये शानदार तस्वीरें, स्प्लैश डाउन हो गया है। ये तालियों से स्वागत, सभी उनके सुरक्षित लैंडिंग की, सुरक्षित वापसी की सब शुभकामनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे और पूरी टीम के समेत उनकी ये सफल लैंडिंग हो गई है कैलिफोर्निया के पास सैन डिएगो तट पर। अब उनको लाया जाएगा और अगले 7 दिनों तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रिहैबिलिटेशन में रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सघन जांच से उनको गुजरना होगा। तो ये बेहतरीन तस्वीरें, शुभांशु का शुभ आगमन ET Now स्वदेश पर भी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी के सभी देशवासियों के लिए ये गर्व का क्षण है, क्योंकि एक्सियम 4 मिशन के तहत वो गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। पहले उनको 14-15 दिन वहाँ पर बिताने थे, लेकिन थोड़ा सा स्टे एक्सटेंड हुआ। 18 दिन बिताने के बाद अब उनकी ये वापसी हुई है और अब 7 दिन तक उनको रिहेबिलिटेशन में रहना होगा। अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव क्या पड़ते हैं शरीर पर, इसको मॉनिटर किया जाएगा और उनको जांच से गुजरना भी होगा। तो ये तस्वीरें हैं, कई सारे अनुसंधान उन्होंने किए हैं और मांसपेशियों की हानि को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, अंतरिक्ष में फसल उगाने को लेकर समेत 60 एक्सपेरिमेंट और अनुसंधान शुभांशु शुक्ला ने किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये शानदार ये तस्वीरें हैं और यहाँ से भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो निश्चित तौर पर जोर पकड़ेगा। गगनयान की तैयारी है, सरकार ने चंद्रयान की सफलता से उत्साहित होकर, हमने देखा था कि PM मोदी ने उसका भी ऐलान किया था और उस दिशा में एक बहुत ही अहम, ये कह सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला की यात्रा रही है और भारत को अब स्पेस में नई उड़ान मिलेगी उनकी इस यात्रा से। अंतरिक्ष से बहुत कुछ लेकर भी लौटे ही अंतरिक्ष यात्री। करीब 580 पाउंड यानी कि 263 किलो वैज्ञानिक उपकरण वहां पर था, वो लेकर आ रहे हैं। नासा का स्पेस हार्डवेयर वहां से लेकर आए हैं। 60 से अधिक साइंस एक्सपेरिमेंट का डेटा भी उनके पास है और वो भी लेकर ये चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री धरती पर सकुशल उनकी लैंडिंग हो गई है। स्प्लैश डाउन इसको कहा जाता है, जो कि कैलिफोर्निया के पास सैन डिएगो तट पर हुआ है। तो ये शानदार, रोमांचित करने वाली तस्वीरें और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, नासा के तमाम अधिकारी हैं, हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, सभी इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए। तो बेहतरीन तस्वीरें, निश्चित तौर पर भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। लेकिन चलिए बाजार पर लौटते हैं और एक व्यू रोहन जी आपसे चाहिए IT सेगमेंट पर। हमने देखा कि TCS के कमज़ोर नतीजे आए और TCS के बाद HCL टेक के भी नतीजे कमज़ोर रहे। एक रिकवरी वाले फेज में IT था। यहाँ से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं IT सेगमेंट की, और जो निवेशक हैं उनको आप क्या राय देंगे? IT हैज बीन, हम ये बोल सकते हैं कि होल्ड कैटेगरी में स्टॉक है, नहीं आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, नहीं कि नेगेटिव जा रहा है। मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी एक्सेप्शनल सरप्राइजिंग नंबर्स ला सकती है। देखो ये क्वार्टर, ये सेक्टर हमने देखा है 2-3 साल तक एक फ्लैट रहा है। बहुत से 1-2 कंपनीज जैसे परसिस्टेंट हो गई, कोफोर्ज हो गई, जिसने आउट परफॉर्म किया है, पर लार्जर कंपनीज ने इतना आउट परफॉर्म नहीं किया है। सो जो सरप्राइज में होगी वो उसको बहुत अच्छे लेवल पे वैल्यूएशन मिल सकता है। सो एज ऑफ नाउ इट इज अ होल्ड, पर एडिशन के लिए आई थिंक सो वी शुड वेट फॉर द नंबर्स टू कम डाउन। बिल्कुल, काफ़ी सारे नंबर्स आने हैं। 23 जुलाई के दिन काफ़ी सारे नतीजे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पुलकित भी बता रहे थे, कोफोर्ज, इन्फोसिस, परसिस्टेंट तो एक ऐसा स्टॉक है जो परसिस्टेंटली अच्छी तेज़ी दिखाता था, लेकिन अब साइडवेज मोमेंटम है। नतीजे जब आएंगे तब बिल्कुल क्लियर होगा कि यहाँ से अब IT की रूपरेखा कैसी नज़र आती है। लेकिन PSU बैंक स्पेस पर भी एक नज़र होनी चाहिए और PSU बैंक पॉकेट जो है वो काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि हम देख रहे हैं सरकारी बैंक्स का खेमा जो है काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। इसमें कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी तेजी यहाँ पर पाएंगे। आईओबी और एसबीआई को भी इसमें ज़रूर जोड़ना चाहिए, करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती उसमें है ही, और लगातार दूसरा सेशन। राजेश जी, पीएसयू बैंक स्पेस और प्राइवेट बैंक स्पेस में आपका कन्विक्शन कहाँ पर है, और कौन से स्क्रिप्ट्स हैं आउट ऑफ दीज जिसे आप पिक करेंगे? राजेश जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी। सो आउट परफॉर्मेंस तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ही देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक भी एक अच्छे स्ट्रांग फुटिंग पे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। और हमें लगता है जिस तरीके से कल के सेशन में और आज के सेशन में भी देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है, और कंफर्टेबली अब बैंक निफ्टी 57,000 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही। तो हमें लगता है 57,200 का एक लेवल है जो क्रॉस होता है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ वापस से बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा रैली अनफोल्ड होते हुए देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई स्टॉक पसंद आ रहे हैं अभी, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में यहाँ पे हमें आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये दो बैंक हमें यहाँ पे पसंद आ रहे हैं। जिस तरीके के टेक्निकल सेटअप है कोटक के और आईसीआईसीआई के, हमें लगता है यहाँ मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। आईसीआईसीआई में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1470 1500 की तरफ ये मोमेंटम बढ़ सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की ही सलाह है। डाउन साइड में 1380 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। और वहीं हमें लगता है कोटक बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, और यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट इंटेक्ट है। तो कोटक भी जब तक 2140 2150 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 2350 की तरफ बहुत जल्द बढ़ता हुआ दिखे, 2350 2400 की तरफ। तो कोटक बैंक भी बाय किया जा सकता है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हमें लगता है जो सेटअप देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड में, उसमें यहाँ पे देखें तो यूनियन बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया, ये दो स्टॉक को देखा जा सकता है। यूनियन बैंक में ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक अब एक रिकवरी के साइन बना रहा है। तो हमें लगता है कि अगर 141 के लेवल को होल्ड आउट करता है अगले कुछ दिन, तो यहाँ पे 155 तक की अपमूव बनते हुए दिखेगी। वहीं बैंक ऑफ इंडिया में एक करेक्शन के बाद स्टॉक अपनी एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया वीकली चार्ट पे उसके आसपास से सपोर्ट लेके पुल बैक का ट्रेड बना रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया भी हमें लगता है कि अगर 110 रुपए के लेवल के ऊपर सस्टेन रहता है अब, तो यहाँ पे पुल बैक बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 125 128 की तरफ। फाइनेंशियल्स पर ये एक टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, और सेक्टर स्पेसिफिक भी इनकी चार को अगर आप देखेंगे, पीएसयू बैंक में कई सारे पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है, और प्राइवेट बैंक स्पेस और फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर एक्शन और मूव्स लगभग हर रोज देखने को मिल रहे हैं। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट्स एट 3 इवेंट्स, क्यूज, ट्रिगर्स और साथ साथ बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स जानेंगे। आप बने रहें। तीन बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। बाजार बस क्लोज होने वाला है करीब 20 मिनटों में। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। राजेश जी, कोई ट्रेड इस वक्त मार्केट में आज काफ़ी बढ़िया एक्शन और काफ़ी बढ़िया मूव्स नजर आए, कोई ट्रेड्स लेकर जाना चाहेंगे? तो आई थिंक आज अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना है। वहां पे हमें बजाज ऑटो पसंद आ रहा है। बजाज ऑटो में एक करेक्शन के बाद एक अच्छी आज शार्प रिकवरी स्टॉक बनाते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी आज बनी है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन है। प्रीवियस डे में देखें तो एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था और आज एक बुलिश कैंडल बनी है। तो हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम 8,500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बजाज ऑटो बाई किया जा सकता है एज ए बीटीएसटी। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 8200, और अपसाइड के टारगेट 8500 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है इंडस टावर का। यहाँ पे भी देखें तो एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनते हुए दिखी है स्टॉक में, और अब यहाँ पे जिस तरीके से कंफर्टेबली स्टॉक पिछले 3-4 सेशन से देखे 400 रुपए के ऊपर सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है इंडस टावर में एक अप मूव बनते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 425 430 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 402 का। तीसरा स्टॉक पॉलीकैब भी पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक कंसिस्टेंटली ट्रेवल करते हुए देखने को मिला है वीकली चार्ट पे। तो पॉलीकैब में हमें लगता है 7050 के टारगेट के लिए बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6900 के आसपास।
3 स्टॉक्स इस वक्त राजेश जी के रेडार पर हैं और पॉलीकैब तो इनफैक्ट मेरे फोकस रेडार पर भी था राजेश जी। इस पर एक फंडामेंटल टेक भी, क्योंकि केबल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेस में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। रोहन, आपसे एक राय ज़रूर जानना चाहेंगे। केईआई इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, हैवेल्स, ये सारे स्टॉक्स ड्यूरिंग द ट्रेड काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। पॉलीकैब को ही अगर ले लें, पिछले 1 महीने में करीब 15% की तेज़ी देखी है। पॉजिटिव पॉइंट्स, ट्रिगर्स कई सारे हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी। ऑन अ कैगर बेसिस सालाना आधार पर करीब 21% तक के रिटर्न्स भी देती है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशो भी है। फंडामेंटली आपको ये स्टॉक और केबल एंड वायर सेगमेंट कैसे लगते हैं? ये ओवरऑल द सेगमेंट इज गुड, प्रोग्रेसिव है और एक क्वार्टर के हॉल्ट के बाद आई थिंक सो इट इज डूइंग गुड आल्सो। और पॉलीगैप स्पेसिफिकली हमारे रेडर में भी है, पॉजिटिव टेरिटरी में है। हर एक एंगल पे इट इज ऑन टू द पॉजिटिव नोट। जस्ट द ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक सेगमेंट में एक थोड़ा सा हल्का सा हमको ये लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है अनऑर्गेनाइज सेगमेंट से। पर ऑन दैट सेगमेंट वी आर स्टिल कंफर्टेबल बिकॉज ब्रांड प्रेफरेंसेस ज्यादा है। सो ओवरऑल मार्केट भी ठीक हो रहा है, पर वेरी पॉजिटिव ऑन होल द सेगमेंट। ओवरऑल पॉजिटिव है पॉलीकैब पर और केबल वायर इलेक्ट्रिकल सेगमेंट पर भी पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त बनता हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं पेटीएम की। लगातार 4 सेशन से अच्छा खासा एक्शन, मजबूती के फ्लोज यहाँ पर 1000 के लेवल्स के करीब जाता हुआ स्टॉक। और 4 सेशन की मजबूती नहीं है, पिछले महीने की अगर बात करें तो लगातार 5 महीनों से भी तेजी का ट्रेंड जो है पेटीएम में नजर आ रहा है। ये तेजी आगे भी जारी रहने के आसार हैं और इसके पीछे की कई सारी वजह भी हैं। पेटीएम के चार्ट्स में बढ़िया मजबूती और इसके पीछे की तेजी की सारी वजह हमें अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, एनालिस्ट रेटिंग भी अगर देखेंगे, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग ही लगातार आती हुई और ट्रिगर्स तो कई सारे होंगे जो पेटीएम को आकर्षक बनाते हैं। मानसी, देखिए काफ़ी ज़्यादा पिटाई का शिकार हुआ था पेटीएम और पेटीएम अब रिकवरी वाले फेज़ में है। हमने 300 रुपये के आसपास इसको गिरते हुए देखा। मतलब बहुत सारी रेगुलेटरी कंसर्न्स भी थे, काफ़ी मुश्किलों से जूझी कंपनी, लेकिन फिर से जो प्राइसेस आ गए हैं 1000 रुपये के आसपास आ गए हैं। और 4 सत्र से तो तेज़ी है ही, लेकिन जनवरी और फरवरी में हमने देखा कि जनवरी में 8% शेयर गिरा, फरवरी में ये 24% गिरा, लेकिन उसके बाद लगातार 5 महीने में बढ़िया तेज़ी के साथ ये शेयर चला है। और अप्रैल से जून की जो तिमाही रही है उसमें जो इसकी तेज़ी रही है 18% की रही है। पिछले 14 में से 12 महीने ये शेयर चला है। तो हम देख रहे हैं कि कन्विक्शन इसको लेकर थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ट्रिगर क्या बन रहा है पेटीएम की तेज़ी के लिए? देखिए, ट्रिगर ये है कि ऐसी संभावना है कि MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स से निकल के ये MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हो जाए, ऐसी उम्मीद जताई है मोतीलाल ओसवाल ने। और कहा है कि अगस्त के बदलाव में इसके MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसकी एंट्री हो सकती है। MSCI का एडजस्टमेंट अगर होता है, अगर इसको एक बड़े इंडेक्स में डाला जाता है, तो जो इनफ्लो है शेयर में $212 मिलियन के इनफ्लो पेटीएम के शेयर में आते हुए देख सकते हैं। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में पहले से ही बाइंग स्टार्ट हो गई है। MSCI का जो ऐलान है 8 अगस्त को होगा और एडजस्टमेंट की बात करें तो वो होगा 25 अगस्त को। हालांकि एक चीज और है कि इस पर FPIs की तो होल्डिंग इसमें 55% के आसपास की है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने भी अपना हिस्सा थोड़ा सा बढ़ाया है। मार्च तिमाही में जहां म्यूचुअल फंड का स्टेक 13% से थोड़ा सा ज्यादा था, अब वो बढ़ के हो गया है 14% के आसपास का। लेकिन रिटेल की जो होल्डिंग है ना, वो गिर रही है। पिछले साल मार्च तिमाही में 12% के आसपास की 12 लाख रिटेल निवेशक थे, वो घट के 9 लाख के नीचे आ गए हैं। और जो होल्डिंग थी मार्च तिमाही में 10.5% के आसपास की, वो घट के हो गए हैं 9.25% के आसपास की। और मैं पिछले कई तिमाहियों का ट्रेंड देख रहा था, रिटेल होल्डिंग में लगातार गिरावट आ रही है। मार्च 2024 में 12 लाख रिटेल शेयर थे, उनकी संख्या घट के रह गई है 8,93,000 जून तिमाही खत्म होते होते। तो रिटेल थोड़े से किनारे कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस और विदेशी निवेशक, उनका भरोसा पेटीएम के शेयर पर बढ़ रहा है। अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो पिछले साल से अगर आप तुलना करेंगे तो शेयर हो गया है डबल से भी ज्यादा। और 6 महीने में 15% चला है। महीने भर की बात करें तो 12-12.5% के आसपास की तेजी हो गई है। लेकिन अगर जिसे आईपीओ का भाव याद है, जिन्हें आईपीओ में बदकिस्मती से शेयर अलॉट हो गए, वो अभी भी काफी अफसोस कर रहे होंगे, क्योंकि 2150 रुपए का आईपीओ प्राइस था। यहां से अभी भी वो प्राइस करीब 55% दूर है। उम्मीद करके चलेंगे कि अगर ये चाल अगर बरकरार रही तो शायद वक्त लगेगा, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अच्छी रही है पिछले साल भर में निश्चित तौर पर पेटीएम की। पेटीएम को लेकर एक व्यू भी लेते हैं। रोहन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।
पेटीएम को लेकर आप कितने कन्विंस्ड हैं? बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को रीमॉडल किया है, जो चैलेंजेस थे रेगुलेटर्स की तरफ से, जो कंसर्न्स थे, उनको दूर करने का काम किया है कंपनी ने, लेकिन आपको लगता है कि यहां से और ज्यादा अपसाइड है, या फिर जो 400, 500, 600 वाले में जिन्होंने 600 के भाव पर जिन्होंने एंट्री की है, एक बार प्रॉफिट टेकिंग कर लें? वो बहुत अच्छी सेगमेंट पे स्टॉक है, सिर्फ एक नंबर्स का थोड़ा एक दिक्कत है कि नंबर्स क्या पोस्ट करेगी, पर आई थिंक सो इन दिस 1 ईयर आई वुड नॉट बी सरप्राइज के कंपनी ऑल टाइम है प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है। और उसका बहुत क्लियर पॉइंट है जिसने आपने जैसे बात किया कि रिटेल इज एग्जिटिंग एंड इंस्टीट्यूशंस एंटर हो रही है, और एक पूरा डोमिनेंस है पेटीएम का ही मार्केट में। तो जैसे ब्रांड के हिसाब से हो गया, वी बिलीव दैट इट इज वेरी पॉजिटिव, शुड बी होल्ड, मींस ये बुक करने का प्राइस नहीं है। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए बाजार पर लौटेंगे, 10 मिनट के आसपास सत्र रह गया है, पता करते हैं कि कुछ और ट्रेडिंग की रणनीति आपके लिए कहां पर बननी चाहिए। देखिए एचसीएल टेक तो रिकवर कर नहीं पाया, एचसीएल टेक 3-3.25% गिरा, और नतीजों से पहले करीब करीब 6% के आसपास से गिरावट आई थी। तो कुल जोड़ दें अगर, तो नतीजों से के पहले से लेकर नतीजों के बाद तक करीब 10% की एक तरफा फॉल एचसीएल टेक के शेयर में हो गई है। लेकिन आज हमने प्रेशर में देखा इटर्नल के शेयर को लेकर भी। इटर्नल यानी कि जोमेटो 1.5% के आसपास की कमजोरी है। इटर्नल, राजेश जी, ऐसा लग रहा था कि शेयर ये चल जाएगा, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। 266 रुपए का भाव, इटर्नल बाय और डिप करना है, कोई कॉन्ट्राबेट की सलाह देंगे आप इसमें? नहीं, देखिए अभिषेक जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, जरूर डिप मिली हायर साइड से, बट हमें लगता है कि ये ग्रेजुअली स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक 290-300 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। 260 रुपए के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट है, तो आई थिंक छोटा मोटा डिप मिलता है और तो यहाँ पे ऐड करें, 260 स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में 275 पहला हर्डल है, वो क्रॉस होता है तो फिर 285-290 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, 285-290 की तरफ बढ़ता हुआ शेयर दिख सकता है। 300 रुपए के ऊपर गया था शेयर, और उसके बाद ही हमने इंटरनल में प्रॉफिट टेकिंग का दौर देखा था। एक और शेयर जो चला बहुत तेज रफ्तार से, 50 से 100, 110 की जर्नी बहुत ही तूफानी रफ्तार से तय की थी, स्टरलाइट टेक। अब ये शेयर आज 10% करीब करीब ऊपर है, 113-14 रुपए के प्राइसेस आपको देखेंगे स्टरलाइट टेक के। हमने देखा था कि इनको कुछ लद्दाख में काम के लिए ऑर्डर मिला था, बीएसएनएल से एक बड़ा ऑर्डर मिला था स्टरलाइट टेक को, और उसके बाद शेयर दौड़ा था। रोहन भाई, स्टरलाइट टेक हालांकि काफी ज्यादा पिटाई का भी शिकार हुआ, फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई स्टरलाइट टेक में। कितने कन्विंस्ड हैं आप इसकी तेजी से, और क्या ये तेजी बरकरार रह पाएगी? स्टरलाइट टेक का हर मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ, हर बार कोई ना कोई स्टोरी आती है, फिर से कुछ करेक्ट होता है, फिर से नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नहीं आ रहे, तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर पोस्टिंग भी नेगेटिव हो रही है। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस में कुछ टर्न अराउंड हो सकता है, पर कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो एज ऑफ नाउ फॉर द टाइम बिंग वी आर नॉट वेरी पॉजिटिव विद स्टरलाइट टेक। से बिग शो ऑफ द डे इसलिए क्योंकि 10% की तेजी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में, लेकिन फंडामेंटल लिहाज से अगर आप देखेंगे फिलहाल पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। पोजीशन है तो इंटैक्ट रखा जा सकता है स्टॉक को, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर एक फोकस होना चाहिए। दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त मिड कैप इंडेक्स जो है वो ट्रेड करता हुआ, और एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं 59,639 के लेवल्स पर करीब 600 अंकों की मजबूती एट डेज हाई। छोटे मझौले शेयर बाजार को काफ़ी संभाल रहे हैं, और आज के सत्र में तो मार्केट में हम बेंचमार्क्स में भी एक्शन देख रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप ने तो साथ निभाया ही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ और दिन के उच्चतम स्तर पर ही इस वक्त काम करता हुआ। लेकिन ऐसे में कौन से स्टॉक्स है पर्टिकुलरली जो मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इसमें एक्सचेंज एंसिलरी से जुड़े हुए स्टॉक बीएसई लिमिटेड जिसकी चर्चा हमने की, ये सबसे आगे खड़ा है। इसके अलावा एएमसी वाले काउंटर एचडीएफसी एएमसी में अच्छा खासा एक्शन है, बायकॉन पर तेजी है, और साथ साथ पेट्रोनेट एलएनजी भी। राजेश जी, पेट्रोनेट एलएनजी को देखें, करीब 3% की तेजी, और इसी के साथ साथ एचडीएफसी एएमसी करीब 4% की तेजी के साथ मिड कैप में टॉप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में सबसे आगे खड़े हैं। दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकली राय क्या होगी?
तो देखिए एएमसी स्टॉक्स पे तो व्यू बुलिश और एचडीएफसी एएमसी हमें पसंद है, और जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन का देखने को मिला है। तो एचडीएफसी एएमसी पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो होना चाहिए 5,500 की तरफ। तो यहाँ पे होल्ड बाय करने की भी सलाह है, और जिनके पास है बने रहे 5,210 के स्टॉप लॉस से। पेट्रोनेट एनर्जी में भी अगर देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से अब स्टॉक ने अपने सप्लाई जोन 305 के ऊपर कंफर्टेबली अब आज क्लोज होते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है 305 के ऊपर अब ये बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 322 325 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बाय एंड होल्ड की सलाह है, 305 के स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। चलिए ये राय दोनों स्टॉक्स पर इस वक्त हमें मिलती हुई, लेकिन साथ साथ स्मॉल कैप इंडेक्स पर भी नज़र रखें, वहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन इस वक्त नज़र आ रहा है। और इसमें भी हम देख रहे हैं एक्सचेंज एंसिलरी वाले स्टॉक्स ही हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन, तेज़ी है। कैम्स, CDSL, इन तमाम स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती नज़र आ रही है, और EMS कैटेगरी वाले स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन है। एक राय आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी, नेटको फार्मा पर करीब 3.5% के गेन से फार्मा आज अच्छा खासा रिस्पांस दिखा रहा है, उसमें नेटको फार्मा स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज करता हुआ 1009 तक के लेवल्स हैं यहाँ पर। तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने लोअर साइड पे काफ़ी समय बिताया, और अब देखें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट देखें तो 3 से 4 महीनों में स्टॉक ने अच्छी एक रिकवरी के साइन यहाँ पे दिए हैं। जिस तरीके से मंथली चार्ट प्लेस्ड है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल का साइन बनते हुए दिख रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी। और ये स्टॉक में हमें लगता है कि अब अगर ये 960 970 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 1200 की तरफ भी पोजिशनली आते हुए दिख सकता है। तो नैटको फार्मा थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर कोई लेता है तो हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे 1200 तक के अप मूव बनेंगे, तो बाय करने की सलाह है नैटको फार्मा पे। डाउन साइड में 960 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे। ठीक है, 960 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे नेटको फार्मा के लिए। 1008 पर फिलहाल आपको ये शेयर दिखेगा। रोहन भाई, ये जो टेस्ला की अब एंट्री हो गई है भारत में, आज तो पहला इनका शोरूम खुल गया जिसको ये एक्सपीरियंस सेंटर कह रहे हैं, और अगला जो शोरूम खुलेगा वो दिल्ली में खुलेगा। यही ट्रेंड हमने देखा था कि एप्पल के जब शोरूम खुले थे तो सिमिलर ट्रेंड थे, पहले मुंबई में शोरूम खुला, उसके बाद दिल्ली में उनका शोरूम खुला। हालांकि अब इस मॉडल की जो कीमत है 60 लाख के आसपास का है। आपको लगता है कि ये थोड़ा डिसरप्शन क्रिएट करेगी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो ईवी बेच रहे हैं, टाटा मोटर्स हो गई या फिर महिंद्रा हो गई, थोड़ा सा लेट है मारुति, कोई डिसरप्शन होगा या फिर बिल्कुल अलग सेगमेंट में प्लेस्ड है, कोई मार्केट पर असर नहीं आएगा? टेस्ला की मैं बात करूँ, आई वाज 8 साल 9 साल पहले आई वाज सेकंड और थर्ड टू बुक टेस्ला। फिर हमने हार के थक के हमने कैंसिल करवा दी, क्योंकि वो राइट हैंड साइड कार नहीं आ रही थी। एनी विच वेज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 60 लाख की जो 70 लाख की रेंज है उसमें अभी प्रीमियम कार्स, जर्मन कार्स को छोड़ के कोई और नहीं है। एक एमजी है जो अभी अभी जो सिलेक्ट करके जो कैटेगरी आई है वो है, पर वो बहुत अलग है इनटू द कंपैरिजन ऑफ टेस्ला क्रिएशन। सो टेस्ला इज मोर इनटू एज अ ब्रांड नेम। पर अगर आप टेस्ला इंटरनली आप टेस्ला समझो तो टेस्ला इज मोर बेटर बिकॉज ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर क्रिएशन, इट्स ऑटो पायलट, जो मुझे नहीं लग रहा है इंडिया में कोई भी हिसाब से फॉर नेक्स्ट 4-5 years वो ऑटो पायलट जोन पे आ सकता है। तो जिसको ब्रांड पॉइंट से चाहिए तो टेस्ला ठीक है, पर यूटिलिटी पॉइंट से जो हम ईवी गाड़ियां लेते हैं वो तकरीबन ये हम 20-30 लाख की स्पॉट के लिए इंडियन मार्केट रेडी है। अभी भी 60 लाख की स्पॉट बहुत प्रीमियम हो जाती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी लाइक महिंद्रा, टाटा मोटर्स और मारुति की बात नहीं कर रहे हैं, पर ये कंपनी को कोई भी इफेक्ट आ रहा है। ये पूरा उसका जो बाइंग क्लास है वही एक्सट्रीमली डिफरेंट है। पर या इससे पॉजिटिविटी ये आती है कि ओवरऑल ईवी के लिए लोगों की जो बाइंग की इच्छाएं है वो बढ़ जाती है। तो इट इज अ पॉजिटिव फॉर ऑल द ईवी क्रिएटिंग कार्स। ठीक है, टेस्ला ने तो एंट्री कर ली है। अभी मतलब हाल फिलहाल एक खबर आई थी कि वियतनाम की भी एक कंपनी है ईवी वाली, विनफास्ट करके, उन्होंने भी भारत में एंट्री की है। तो ये जो मार्केट है ना काफ़ी गर्म हो रहा है, और हमने देखा था कि काफ़ी पहले लीडरशिप ली थी टाटा मोटर्स ने, बट उनका सेगमेंट ही अलग है। अब M&M ने अपनी जो गाड़ियाँ उतारी हैं वो भी हम देख रहे हैं कि 20-25-30 लाख वाली रेंज में है। तो ये अलग रेंज में होगी और इंस्पायर करेगी लोगों को थोड़ा सा ईवी के प्रति अपने झुकाव को बढ़ाने के लिए।
लेकिन चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो सत्र है क्लोजिंग के लिहाज से वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि निफ्टी 25,200 के ऊपर बढ़िया क्लोजिंग, निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग। ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस थे जिन बाधाओं को निफ्टी ने आज पार किया है। क्लोजिंग बेसिस पर आधे % की तेजी हमने देखी है। 25,200 का पार होना और 57,000 का पार होना कन्विक्शन के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आज इसमें जो योगदान दिया है ऑटो कंपनियों ने अच्छे से दिया है। आज ऑटो सेक्टर जो रहा है वो लीडर रहा है। हीरो मोटो सबसे ज्यादा चला और उसके पीछे बजाज ऑटो में तेजी रही 3% के आसपास की। बाकी हमने देखा कि फार्मा हॉस्पिटल वाले शेयर आज चले। अगर आप देखेंगे कंजम्पशन में तो उसमें ट्रेंट, बजाज फिनसर्व को भी उसमें आप जोड़ दीजिए, ये शेयर चले। कुछ फाइनेंशियल शेयर ने भी योगदान आज के सत्र में दिया। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो काफी अच्छा था आज के सत्र में, करीब 850 शेयर गिरे हैं, लेकिन 1850-1900 शेयरों में आज के सत्र में तेजी रही। और तेजी वाले खेमे में मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज रहे हैं। तो बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट बाजार में आज देखने को मिला है। और टैरिफ की अनसर्टेनिटी को, रिजल्ट की अनिश्चितताओं को बाजार ने फिलहाल के लिए खारिज किया है। जैसे जैसे समय बीतेगा अर्निंग सीजन यहां से पिकअप करेगा और बाजार निश्चित तौर पर बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, रिजल्ट स्पेसिफिक यहां से होता जाएगा। बहरहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। रोहन जी और राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को निवेश को लेकर, ट्रेड्स को लेकर अच्छे से गाइड करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए और अपने ब्यूटीफुल इनसाइट्स प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों का। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपकी हम कराएंगे कल की तैयारी। कहीं जाएगा नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर।